अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, वादे के मुताबिक तमाम पास पेपर्स के हर तरह के टेस्ट जो कि आज तक पाकिस्तान में कंडक्ट हुए हैं, तमाम पास पेपर्स के एमसीक्यूज मैंने आपके कलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको मैं पार्ट वाइज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तमाम स्टूडेंट्स से जो कि इंटर बोर्ड के और जो एंट्री टेस्ट में इस साल अपेयर होंगे, दोनों के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज की सीरीज़ के आप तमाम पास कर लें तो आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे। एमसीक्यूज 1 स्टूडेंट, two masses 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies। दो बॉडी हैं जिनमें एक का मास है 1 ग्राम, दूसरे का मास है 4 ग्राम और ये दोनों मूव करेंगे इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा इज। आप बताएं इन दोनों बॉडीज का जो रेशियो होगा मोमेंटम का वो क्या होगा। तो हमें पता है स्टूडेंट रेशियो का मतलब होता है डिवाइड वाली फॉर्म में, यानी कि आपने दोनों को आपस में डिवाइड करवाना है। अच्छा, जब भी एमसीक्यूज आपके पास आए स्टूडेंट, आपने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि सवाल में आपको उसने कंडीशन क्या दी हुई है। अब आप अगर देखें ना सवाल में वो कह रहे हैं जो दोनों बॉडीज है इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट ही यहाँ से लेंगे, जो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है उससे आप स्टार्ट लें और जो आपने मालूम करना है आप उसके पास जाएं। चलें मैं करता हूँ, फिर आपके लिए आसान होगा। आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देन अगेन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दूसरी बॉडी की। तो आप पहली बॉडी के लिए लिखेंगे 1, दूसरे के लिए आपने लिखा 2, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गए। अब आप फार्मूला लगाएं, पहली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरी का भी फार्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगेन स्टूडेंट्स आपने पहली वाली के लिए 1 1 लगा दिया, m1 v1, और इसी तरह सेकंड बॉडी के लिए आपने m2 और v2 लगा दिया। अब इसके बाद आप देखें हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। m1 पहली वाली बॉडी का मास कितना है 1, v1 स्क्वायर एज इट इज आ गया, इक्वल टू m2 कितना गिवन था 4, आपने 4 और v2 का स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक आ जाएगा v1 स्क्वायर की जगह v1 और 4 की जगह 2 और v2 बन जाएगा। अब ये v1 की वैल्यू आ गई। अब कंडीशन से तो v1 आ गया। अब स्टूडेंट आपने मालूम क्या करना था, मोमेंटम। तो p1 डिवाइडेड बाय p2, क्योंकि रेशियो लिखा हुआ है सवाल में कि रेशियो निकालना है। p1 क्या होता है mv, मैं आगे लिख देता हूँ उसका फार्मूला, p इज इक्वल टू mv। तो P1 की जगह आपने MV लिखा, P2 में भी MV। अब 1 आ रहा है तो आपने लिखा M1 V1 और P2 की जगह आपने लिखा M2 V2। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू M1 कितना है आपके पास 1 और V1 आपके पास आपने कितनी वैल्यू निकाली थी 2V2। तो देखें जहाँ V1 आ रहा है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 2V2 और नीचे V2 एज इट इज आ जाएगा। अब V2 से V2 कैंसिल हो गया, 2/4 जब आप करेंगे वो बन जाएगा 1/2। तो अब मैं फाइनली लिखता हूँ P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1/2। आपने रेशियो की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1:2। ये शुरू में मुश्किल लगेगा स्टूडेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान एमसीक्यूज है। बस आपने ये माइंड में रखना है कि क्या कंडीशन दी हुई है और उसके बाद जो मालूम करना है आपने वो लिखना है। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। MCQs to student. A constant force is applied on a body for a time interval of del t। एक constant force आप किसी भी body पर एक time तक लगाते हैं। This force changes the velocity of the body from vi to vf। इस force की वजह से body की velocity initial vi से final vf में हो जाती है। Then change in momentum in time interval t will be। फिर आप ये बताएं कि body में change in momentum क्या होगा। हमें पता है स्टूडेंट F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी होता है। अब अगर आपने डेल पी चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो डेल पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल टी हो जाएगा, टाइम वहां चले जाएगा। अब अगेन डेल पी इज इक्वल टू फोर्स किसके इक्वल है एम ए के, और डेल टी एज इट इज आ गया स्टूडेंट। अब डेल पी इज इक्वल टू एम की जगह एम, ए क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल वी अपॉन डेल टी, और बाहर आपके पास मल्टीप्लाई में डेल टी एज इट इज आ गया। अब साथ ही में मैं ये आपको बताता चलो स्टूडेंट, ये जो फार्मूला है आपके पास मैं लिख देता हूँ अलग से, ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी। अब डेल वी क्या होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल टी, और साथ आपने ब्रैकेट में लिख दिया डेल टी। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन फाइनली आपके पास आ जाएगा डेल पी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई। तो इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। MCQs 3. A 2 Newton force acts on a mass. If the momentum of the mass changes by 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, then the force acts 4। इसमें वो कह रहा है आपको फोर्स दी हुई 2 न्यूटन की
और मोमेंटम आपको गिवन है डेल पी इज इक्वल टू 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप बताएं कि फोर्स क्या होगी। तो हमें स्टूडेंट्स पता है फार्मूला कि फोर्स इक्वल टू डेल पी अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर आपने यहाँ से टी निकालना है तो डेल पी अपॉन एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, टी इज इक्वल टू डेल पी की जगह आपने लिखा 120 और एफ फोर्स की जगह आपने लिखा 2। जब आप कैंसिल करेंगे देन फाइनली 60 सेकेंड विल बी योर लास्ट आंसर। ऑप्शन सी 60 seconds. MCQs 4. Light and heavy bodies have equal kinetic energy. Which one has the greater momentum? अगर आपके पास एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी हो और उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो अब आप बताएं मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। अब ये स्टूडेंट इसके लिए आप एक सिंपल सी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ इस तरह के एमसीक्यूज के लिए। आप देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एम वी। अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक लाइट और हैवी बॉडी है तो इसका मतलब मास तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या मौजूद है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सेम हो गई उनकी। अब आप क्या करें, जो मोमेंटम का फार्मूला है आपके पास P इज इक्वल टू एम वी, इसमें आप सिंपली क्या करें, P डिवाइडेड बाय आप V इक्वल टू कर दें M। अब आप देखें मोमेंटम P का और मास का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली, क्योंकि दोनों ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये मैं अलग से बता रहता हूँ कि अगर मास हम बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस ये आपने सिंपली याद रखना है, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने डिटेल में बताया। तो मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, तो हैवी बॉडी ए ऑप्शन आपका आ जाएगा, क्योंकि हैवी बॉडी का मास भी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। MCQs 5. The range of projectile is same for two angle of which are mutually. अगर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दो एंगल पर सेम हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए रेंज का फार्मूला वैसे आपको पता हो, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब दो एंगल जब सेम हो जाए तो वो कहलाते हैं बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कोई भी दो ऐसे एंगल जिनको जब आप सम करें तो 90 आंसर है। जैसे थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ जाए, 90। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको समझाने के लिए मैं कहता हूं, जैसे थीटा 1 आप पहला ले लें 30 और दूसरा आप ले लें 60। अब 30 प्लस 60 करेंगे तो ये बन जाएगा 90। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रेंज का फार्मूला है, इस रेंज के फार्मूले में अगर आप एक एंगल रखेंगे 30 डिग्री, उसके रेंज का आंसर आएगा, और इसी तरह आप एक एंगल रखेंगे 60 डिग्री, उसकी भी रेंज का आंसर आएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा, क्योंकि ये एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज हमेशा सेम हो जाएगी। MCQ 6. Heat energy dissipated by a 40 watt bulb in 1 hour is equal to. अब यहां पर आपको कह रहा है हीट एनर्जी कितनी होगी, तो पावर कितनी गिवन है 40 वाट, और टाइम आपको गिवन है स्टूडेंट 1 आवर। अब हमें पता है आर सेकंड में होता है तो 3600 सेकंड, एक घंटे में 3600 सेकंड हो गए। अब फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब मल्टीप्लाई करते हुए पावर की वैल्यू कितनी है 40 और टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 3600। क्यों, क्योंकि जो वर्क डन होता है ये एनर्जी होती है जो कि आपकी हीट एनर्जी कहलाती है। तो आपने W निकालना है, तो W इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144,000 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हीट एनर्जी विल बी 144,000। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 7. If the momentum is decreased by 20% then kinetic energy decreases by. स्टूडेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं 10 एमसीक्यूज में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कह रहा है कि अगर मोमेंटम डिक्रीज हो जाए 20% तो आप बताएं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसको मैं ट्रिक के जरिए आपको करवाता हूँ, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये आपने फार्मूला याद रखना है, 2n माइनस एन स्क्वायर अपॉन 100। ये आपका शॉर्टकट है स्टूडेंट्स। अब इसमें n आपने क्या रखना है, जो ये डिक्रीज वैल्यू, जैसे वो कितनी डिक्रीज हो रहा है मोमेंटम 20%, तो आपने n रख दिया 20। अब ये क्या बन जाएगा, 2 की जगह 2, n की जगह आपने रखा 20 माइनस n की जगह अगेन 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40 माइनस 20 का स्क्वायर आप करेंगे 400 डिवाइडेड बाय 100। अब 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 40 माइनस 4 आ जाएगा 36%। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करेंगे इट विल टेक लार्जर टाइम। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। MCQs 8. Increase in velocity of sound in the air for each 1 degree centigrade rise in temperature is. अच्छा ये थ्योरेटिकल MCQs है, आपको याद होना चाहिए कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो साउंड की जो वेलोसिटी है उसमें कितना इजाफा होता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी।
ये फार्मूला होता है स्टूडेंट v इज इक्वल टू गैमा आर टी अपॉन एम, यहां से ये वैल्यू ड्राइव होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे एक जनरिक फार्मूला होता है वो भी मैं लिख देता हूँ, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टेम्परेचर सेंटीग्रेड। ये मैं अगले पार्ट में इंशाल्लाह इसका आपको शॉर्टकट भी करवाऊंगा। एमसीक्यूज 9, थ्रू विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, आप ये बताएं कि साउंड किस में से तेज पास होगी। आप देखें इसमें वेलोसिटी का तो फार्मूला जनरली आपको पता है स्टूडेंट कि वेलोसिटी इज इक्वल टू गैमा पी अपॉन रॉ। अब इसमें जो पी होता है वो कहलाता है प्रेशर, और इसमें जो रॉ है नीचे वो कहलाता है डेंसिटी। तो आप इस फार्मूले से एक ना लॉजिक शॉर्टकट बना लें, वो क्या कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ऊपर फार्मूले से। इसी तरह एक और अपनी आसानी के लिए डाल दें कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इस इनवर्सली का मतलब क्या है, अगर डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसी तरीके से आपने एक और ट्रिक याद रखनी है कि अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब आप देख रहे हैं इन चारों गैसेस में से किसका मॉलिक्यूलर मास कम है या डेंसिटी कम है, तो ऑक्सीजन आपको पता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2 वो बढ़ जाएगी, CO2 की भी ज्यादा है 98। हाइड्रोजन इसमें सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है यानी कि कम डेंसर है, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज, इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फिर आपके लिए आसान हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जब आप कंप्लीट एक वेव बनाते हैं ना तो इसका जो ये अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा, ये कहलाता है क्रेस्ट, और ये जो इसका लोअर पार्ट होता है नीचे वाला, ये कहलाता है ट्रफ। अब होता है क्या है बेसिकली कि जब आप इस कंप्लीट वेव की बात करते हैं शुरू से लेकर एंड तक क्रस्ट ट्रफ पूरी लेंथ, ये कहलाती है लैम्डा, जिसको हम कहते हैं वेव लेंथ, यानी कि क्रस्ट से ट्रफ तक कंप्लीट शुरू से, ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ। अच्छा अब इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो वेव जहां से स्टार्ट हो रही है, फिर आप देखें ये जो लाइन, ये जो एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये कहलाते हैं नोड्स, जहां पे डिस्टेंस जीरो होता है, और ये जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं हाइट पर, ये कहलाते हैं एंटीनोड, जिसको मैंने ए से जाहिर किया हुआ है। अब वो कह रहा है कि नोड और नोड के बीच में फासला बताएं, तो ये आधा हो जाएगा, तो आधे का मतलब क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 2, तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। अच्छा स्टूडेंट, उम्मीद है आपको तमाम एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई क्यूरी या कोई सवाल या किसी की कोई मजीद शॉर्टकट समझना है तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई देयर। तमाम एमसीक्यूज की आप अच्छे से स्टूडेंट प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।